वी इजेड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में प्लांट ब्रीडिंग का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आज का जो चैप्टर है वो है ब्रीडिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स इन स्वापरागित फसलों में प्रजनन या जनन। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में 15 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर आते भी हों, बट इस लेक्चर को यहाँ पर इंक्लूड करने का पर्पज़ ये था कि इस लेक्चर के द्वारा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और रिवीजन का एक आपको माध्यम मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको हो सकता है ना पता हो, तो वो सारे क्वेश्चंस मिला करके इसमें 15 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वो सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सारे कंडक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, उन व्यूअर्स से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके, जिससे वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ व्यूअर्स से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें कोई सुझाव देना हो, वीडियो में कोई त्रुटि या वीडियो में कोई अगर सुधार चाहते हैं तो अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जिस पर जल्द से जल्द कोई कार्य किया जाएगा और वीडियो लेक्चर को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के ब्रीडिंग मेथड पर बेस है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहले इस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेपरेशन ऑफ प्लांट्स बाय वैरायटीज विथ सुटेबल और एक्सेलेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ए डाइवर्स पॉपुलेशन एंड रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम देम इज कॉल्ड। अब अगर इसकी हिंदी में समझें तो हिंदी में क्या कहेंगे, तो विविध आबादी से उपयुक्त या उत्कृष्ट विशेषताओं वाले पौधों या किस्मों को अलग करना और उनसे अगली पीढ़ी तैयार करना कहलाता है। क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं, इसको इजी लैंग्वेज समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, कोई समुदाय है, कोई जनसंख्या है, इसमें बहुत सारे पौधों के बीज हैं या पौधे हैं, तो उनमें से उत्कृष्ट पौधों को छांटना, फिर उन उत्कृष्ट पौधों से जो बीज प्राप्त होता है उसे अगली पीढ़ी के लिए रखना, तो इस मेथड को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, या बी ऑप्शन है इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं यानी संकरण कहते हैं, सी ऑप्शन इसे सिलेक्शन यानी चयन कहते हैं, या डी ऑप्शन ऑल दीज, ये सारे नाम दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है ये करेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्शन। इसे क्या कहा जाता है? इसे सिलेक्शन कहते हैं। रुक जाइए, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। अब सही है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स आपके पास जो भी, जैसे एकदम सिंपल वे से समझते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए 1 kg आपके पास किसी क्रॉप का सीड है, ठीक है, मान के चलिए गेहूँ है, ठीक है, तो गेहूँ का 1 kg का जो आपके पास सीड है, तो उसमें से आप उसको बड़े बड़े जो दाने बिग साइज़ वाले जो आपको हेल्दी लग रहे हैं उनके दानों को उनको छांट लीजिए, ठीक है, उनको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट ईयर जो है अपने प्लाट में, ठीक है, अपने जो भी मतलब जहाँ भी उसको बोना चाहते हैं वहाँ पर बो दीजिए। तो इसे कहते हैं सिलेक्शन। यानी बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल मेथड है और काफ़ी हद तक बहुत कारगर भी है। ठीक है, तो सिंपली आसान तरीके से और कारगर कह सकते हैं कि कारगर वे में बहुत ही अच्छा जो है मेथड होता है सिलेक्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, एस्टिमेशन ऑफ सुटेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोजनी इज कॉल्ड। हिंदी में समझते हैं कि संतति के प्रदर्शन के आधार पर पौधों की उपयुक्तता या क्षमता का अनुमान कहलाता है। मान कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा है, तो उसकी हम एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी को अगर हम जज करना चाहें तो उसको हम उसकी संतति के आधार पर कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं फ्रेंड्स। बी ऑप्शन उसे प्रोजनी टेस्ट कहते हैं, सी ऑप्शन उसे सिलेक्शन कहते हैं, या डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, इसमें बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसे कहते हैं प्रोजनी टेस्ट या उसे संतति परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसे प्रोजनी टेस्ट या संतति परीक्षण कहते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रोजनी टेस्ट या संतति परीक्षण को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था। इससे संबंधित हमने एक वीडियो लेक्चर पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने कुछ MCQs को लेकर जब आए थे तो उसमें हमने प्रोजनी टेस्ट को मेंशन किया था। तो अगर जो व्यूअर्स पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा कि प्रोजनी टेस्ट को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रोजनी टेस्ट को किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसे बोलेंगे संतति परीक्षण, उसे प्रोजनी टेस्ट कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, हु कॉइंड प्योर लाइन थियरी, शुद्ध वंशक्रमवाद किसने दिया था? यानी शुद्ध वंशक्रम जो वाद है या जो थियरी है, इस शब्द को कौन से वैज्ञानिक ने कॉइंड किया था?
ये टर्म किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है जी एच सल ने दिया था, बी ऑप्शन आपका फेयरचाइल्ड ने, सी ऑप्शन इसको फ्रांसिस गैल्टन ने, या डी ऑप्शन जॉनसन ने। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि लगभग 50 से 60% स्टूडेंट जानते होंगे कि इस थ्योरी को या इस वर्ड को किसने क्वाइंट किया था। तो फ्रेंड्स ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, जॉनसन ने इसे क्वाइंट किया था। प्योर लाइन थियरी को जॉनसन ने क्वाइंट किया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, द मेथड ऑफ सॉल्टिंग द प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल करेक्टर एंड मिक्सिंग देयर सीड टुगेदर इज कॉल्ड। हिंदी में देखें तो वांछनीय लक्षणों वाले पौधों को छांटने और उनके बीजों को आपस में मिलाने की विधि क्या कहलाती है? तो ये एक डिफिनेशन है, अगर आपको याद होगा तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका मास सिलेक्शन कहलाता है, बी ऑप्शन आपका उसे प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं, सी ऑप्शन उसे रिकरेंट सिलेक्शन कहते हैं, या डी ऑप्शन उसे प्रोजनी सिलेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है सबको मालूम होगा, इसे कहते हैं मास सिलेक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है? उसे मास सिलेक्शन कहा जाता है। मीन्स डिजायरेबल जो कैरेक्टर्स वाले जो पौधे हैं उनको छांटें, फिर उनके बीजों को इकट्ठा कर लें, फिर उसे मिक्स कर लें, फिर अगले जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में उसको फिर से उसकी सोइंग करें। तो इस तरीके से जो मेथड अपनाया जाता है उसे मास सिलेक्शन कहते हैं, उसे समूह चयन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मास सिलेक्शन या समूह चयन कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th क्वेश्चन है, मेटिंग और क्रॉसिंग ऑफ एनी 2 पर्सन्स प्लांट और एनिमल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। हिंदी में देखें तो अलग अलग विशेषताओं वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों, पौधों या जानवरों के मिलन यानी आपका मेटिंग से मतलब है। ठीक है, मेल और फीमेल का कॉपुलेशन कराना। ठीक है, जानवरों के मिलन यानी मेटिंग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ पर पॉइंट को याद रखिएगा, ये क्या है? अलग अलग विशेषताओं वाले हैं, यानी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डिफरेंट हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, बी ऑप्शन आपका उसे सिलेक्शन कहते हैं, सी उसे सेल्फिंग कहते हैं, या डी ऑल दीज। तो फ्रेंड उसे ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसे संकरण कहते हैं। जब डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले 2 व्यक्तियों या पौधों या जानवरों के बीच में कॉपुलेशन यानी उनके बीच में क्रॉसिंग की जाती है तो उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसे संकरण कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, सिलेक्शन इज इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस। हिंदी में समझें तो चयन असंभव है अनुपस्थित में, या इसको और सरल तरीके से समझें तो मीन्स कौन सा फैक्टर है जिसकी अनुपस्थित में सिलेक्शन को हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है डाइवर्सिटी के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन आपका होमोजाइगोसिटी के बिना, या सी ऑप्शन आपका सिमिलैरिटी के बिना, या डी ऑप्शन आपका ऑल दीज। तो इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जिसके बिना हम सिलेक्शन को सोच ही नहीं सकते? तो फ्रेंड इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, डाइवर्सिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी विभिन्नता, यानी न्यू जो करेक्टर्स यानी जो नए लक्षण प्राप्त होने का जो एक पॉसिबिलिटी है वो हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है, और सिलेक्शन का ये एक महत्वपूर्ण जो है आपका फैक्टर होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका डाइवर्सिटी आपका बहुत ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, मास सिलेक्शन इज बेस्ड ओनली ऑन विच ट्रेट्स ऑफ द प्लांट्स। मास सिलेक्शन यानी जो समूह चयन है वो पौधे के किस लक्षण पर आधारित होता है? तो चलिए देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीनोटाइप पर आधारित होता है, यानी जो मास सिलेक्शन होता है, जो समूह चयन होता है वो पौधों की जीनोटाइप पर बेस होता है, बी ऑप्शन आपका फिनोटाइप पर बेस होता है, या सी ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी, या अगला ऑप्शन है आपका डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो मास सिलेक्शन होता है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आ रहा होगा, वो फिनोटाइप बेस होता है, वो दृश्य रूप बेस्ड होता है, उस पर आधारित होता है। और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप का मतलब यानी किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं। ठीक है, तो जीन्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है, हमेशा जोड़े में होते हैं। मीन्स कह सकते हैं जीन्स क्या कहेंगे, मतलब जीन्स किसी भी कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं उसकी जो इकाइयाँ होती हैं, जो यूनिट होती हैं, मीन्स जिसे कहते हैं एलील कहते हैं, वो हमेशा पेयरिंग में होती हैं। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसका एक जो टिपिकल फॉर्म होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसका टिपिकल फॉर्म उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप को हम नॉर्मली देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये विजुअल नहीं होते हैं और ये उसके उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें पाए जाते हैं। और फिनोटाइप जो होता है जो उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, वो किसी प्लांट में हो, किसी एनिमल में हो, तो जिसको हम आसानी से देख सकें, जिसको फिनोटाइप के लिए देख सकते हैं, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, मीन्स जो देखा जा सके। तो मास सिलेक्शन जो हमारा बेस होता है फिनोटाइप बेस होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, हाउ मच हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस्ड इन नेक्स्ट जनरेशन इफ ए हेट्रोजाइगस इज सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि हाउ मच यानी कितना, हेट्रोजाइगोसिटी यानी विषम युग्मकता
रिड्यूस यानी कम हो जाती है इन द नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी में। इफ़ ए हेट्रोजाइगस यानी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड, यदि किसी विषम युग्मज पौधे का स्वपरागण किया जाता है तो उसमें विषम युग्मकता कितनी कम हो जाएगी कहने का मतलब है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें 25% कम हो जाएगी हेट्रोजाइगोसिटी, बी ऑप्शन है आपका 50% कम हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका 75% कम हो जाएगी, या डी ऑप्शन आपका 100% कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, वो 50% कम हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर इसका। वो कितना कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 50%, ठीक है। 50% उसकी हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाएगी। अगर एक हेट्रोजाइगस प्लांट का सेल्फिंग किया जाता है, उसका स्वपरागण करते हैं, तो उसमें हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाएगी कितनी, 50% तक हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th, द प्रोजनी ऑफ ए कम्प्लीटली होमोजाइगस प्लांट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड। स्वपरागित प्रजाति के पूर्णतः समयुग्मजी पौधों की संतति कहलाती है, ठीक है। तो कौन सी प्रजनी की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी प्रजनी जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट से प्राप्त की गई, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्योर लाइन कहते हैं, उसे इम्प्योर लाइन कहते हैं, उसे प्रोजनी लाइन कहते हैं, या डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड उसे प्योर लाइन कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी पौधे की जो संतति होती है, यानी होमोजाइगस जो प्लांट होता है उसकी जो प्रजनी होती है, उसे प्योर लाइन, उसे शुद्ध वंश, ठीक है, उसे शुद्ध वंश क्रम कहते हैं, उसे प्योर लाइन कहते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर वाले दो पौधों जंतुओं के बीच में क्रॉस किया जाता है, तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें वेरिएशन बाई सिग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, सिग्रीगेशन के द्वारा और रिकॉम्बिनेशन के द्वारा विभिन्नता को उत्पन्न करना, ठीक है। अब सिग्रीगेशन क्या है, पृथक्करण क्या है, तो मेंडल्स का एक लॉ को हम जो पढ़ते हैं उसमें लॉ ऑफ सिग्रीगेशन पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन उसी से संबंधित आपका रिकॉम्बिनेशन है, जो नए नए कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो सिग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन द्वारा वेरिएशन क्रिएट होना, ये उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन आपका सिमिलैरिटी बाई सेल्फिंग करके उसमें होमोजाइगोसिटी को बढ़ाना या सिमिलैरिटी को बढ़ाना, ये उद्देश्य होता है। या सी ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी, या डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन पर्पज होता है, वो होता है वेरिएशन को क्रिएट करना। और वेरिएशन जो क्रिएट होता है वो सिग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, बाय विच जनरेशन सिलेक्शन स्टार्टेड इन पेडिग्री मेथड। हिंदी में समझे तो वंशावली पद्धति में चयन किस पीढ़ी द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो वंशावली पद्धति क्या है, पेडिग्री मेथड, यानी इसमें जो हम जब इस मेथड को अपना ब्रीडिंग मेथड को अपनाते हैं तो उसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन रिकॉर्ड रखे जाते हैं, इसलिए इसको वंशावली मेथड कहते हैं, ठीक है। ये वंशावली विधि कहते हैं। तो वंशावली विधि में या वंशावली पद्धति में चयन किस पीढ़ी द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो किस पीढ़ी से चयन को स्टार्ट करते हैं, सिलेक्शन किस पीढ़ी से स्टार्ट किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका F1 जनरेशन से स्टार्ट होता है, बी ऑप्शन आपका F2 जनरेशन से, सी ऑप्शन आपका F5 जनरेशन से, या डी ऑप्शन आपका F6 जनरेशन। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। पेडिग्री मेथड में जो सिलेक्शन स्टार्ट किया जाता है वो F2 जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, इन हाइब्रिडाइजेशन F1 जनरेशन इज कॉल्ड। संकरण में जो F1 पीढ़ी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसका नाम उसे कहते हैं, उसे पेरेंट बोलते हैं, या बी ऑप्शन उसे हाइब्रिड यानी संकर कहते हैं, या सी ऑप्शन उसे ऑफस्प्रिंग यानी संतति कहते हैं, या डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी, जिनमें से कुछ नहीं कहते। तो फ्रेंड उससे आपका जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। हाइब्रिडाइजेशन में जो F1 जनरेशन होती है वो हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में F1 जनरेशन को हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उसे हाइब्रिड कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड होता है आपका, डाई हाइब्रिड होता है, ट्राई हाइब्रिड होता है, टेट्रा हाइब्रिड, तो बहुत सारे हाइब्रिड होते हैं। बेस होते हैं आपके कितने पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को लिया जा रहा है, ठीक है, कितने जोड़ी लक्षणों को लिया जा रहा है, उस बेस पे होता है, तो उसे हाइब्रिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13, बाय विच जनरेशन ऑफ बल्क मेथड सिलेक्शन इज नॉट स्टार्टेड। बाय विच जनरेशन ऑफ बल्क मेथड, यानी बल्क मेथड ये जो आपका पुंज विधि है, इसमें किस पीढ़ी तक सिलेक्शन को नहीं स्टार्ट किया जाता है, यानी चयन प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो जब बल्क मेथड अपनाते हैं तो इसकी कितनी पीढ़ियों तक सिलेक्शन स्टार्ट ही नहीं किया जाता, यानी चयन को स्टार्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका F1 से लेकर F6 जनरेशन तक, यानी 5वीं और 6ठी पीढ़ी तक नहीं करते हैं स्टार्ट। किसको स्टार्ट नहीं करते हैं, सिलेक्शन को, चयन को। तो 5वीं और 6ठी पीढ़ी तक सिलेक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन है आपका F2 या F3 जनरेशन तक, यानी दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक सिलेक्शन को नहीं स्टार्ट किया जाता है बल्क मेथड में। या सी ऑप्शन आपका F3 और F4 जनरेशन तक, या लास्ट ऑप्शन है आपका डी वाला नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें पहला वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 5वीं या 6ठी पीढ़ी तक सिलेक्शन इसमें स्टार्ट नहीं किया जाता है बल्क मेथड में। आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, व्हेन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर रिपीटेडली क्रॉस विथ वन पेरेंट देन दिस मेथड इज कॉल्ड। हिंदी में समझे, जब F1 पीढ़ी के पौधों का किसी एक जनक से बार बार प्रतीप संकरण यानी बैक क्रॉस बार बार प्रतीप संकरण कराया जाता है तो इस विधि को प्रतीप संकरण विधि कहते हैं। तो इस विधि को प्रतीप संकरण, फ्रेंड्स इसमें हमने इसका आंसर भी दे दिया है, पर हिंदी है, हो सकता है कि हिंदी में आपको ना समझ में आए। तो इस विधि को क्या कहते हैं ये पूछना था। इस विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं इस विधि को, यहाँ पर हमको ये नहीं लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा हो गया है, इसमें गलत हो गया है। तो इस विधि को, इस संकरण विधि को क्या कहते हैं, इस तरीके से होना चाहिए। तो जो F1 पीढ़ी में किसी एक जनक का बार बार बैक क्रॉस कराया जाता है तो इस मेथड को या इस विधि को क्या कहते हैं, संकरण की यह विधि क्या कहलाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस का हमने आंसर भी दे दिया, लेकिन अगर हिंदी में समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों पता हो तब आप समझ सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे बैक क्रॉस कहते हैं, उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, उसे प्रोजेनी टेस्ट मेथड कहते हैं, या डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। जब किसी एक पेरेंट का किसी एक जनक का F1 जनरेशन से बार बार क्रॉस कराया जाता है तो इस मेथड को बैक क्रॉस मेथड कहते हैं। F1 आपका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 15, द पेरेंट्स विथ विच द F1 जनरेशन इज रिपीटेडली क्रॉस इज कॉल्ड। वह जनक जिसके साथ F1 पीढ़ी को बार बार क्रॉस किया जाता है उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है वो। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, यानी बैक क्रॉस से ही संबंधित है। बैक क्रॉस मेथड जो होता है उसी से संबंधित है। तो वो पेरेंट जिसको बार बार F1 जनरेशन से हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे नॉन रिकरेंट पेरेंट कहते हैं, उसे रिकरेंट पेरेंट कहते हैं, या उसे रेसिपिएंट पेरेंट कहते हैं, या बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड उसे रिकरेंट पेरेंट भी कहते हैं और उसे रेसिपिएंट पेरेंट भी कहते हैं। तो उसके लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं। वो पेरेंट, वो जनक जिसको हम F1 जनरेशन से बार बार क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम रिकरेंट पेरेंट भी कहते हैं और उसे रेसिपिएंट पेरेंट भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ बी एंड सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके 15 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होते हैं, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो इस वीडियो लेक्चर में कवर किए गए हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हुआ हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए एक हम थियरी लेक्चर इसका लेकर आएंगे। तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी MCQs में ज़्यादा डिटेल पढ़ाना थोड़ा सा उतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता। जब इसको हम थियरी में ले आएंगे तो थियरी में सिक्वेंसली पूरा जब कोई मैटर बताया जाता है तो वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। जब तक आप थियरी नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ें उतनी आसानी समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर इसको डिटेल में हम कोई क्वेश्चंस कराते हैं तो वो चीज़ें उतनी कन्फर्म नहीं हो पाती हैं, उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको हमने केवल रिवीजन के लिए रखा हुआ है इस लेक्चर को। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस जो इस लेक्चर में कंडक्ट कराए गए बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। और अगर आप कोई नया लेक्चर चाहते हैं, यानी किस चैप्टर पर या किस सब्जेक्ट पर आप लेक्चर चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस सब्जेक्ट से संबंधित उस विषय पर जो है लेक्चर को कंडक्ट किया जाएगा और आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।